जो इंटरव्यू करने वाली हूँ और जिस शख्सियत से करने वाली हूँ मेरे दिल के बड़े करीब है, और सोसाइटी में जिस तरह का एक चेंज हम देखना चाहते हैं, मुझे लगता है कि फ़ादिया ने उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और फ़ादिया की ज़िंदगी में के बारे में लोग जानें, तो मैं ये समझती हूँ कि एक्चुअली जो चेंज हम सोचते हैं, वो आपको पता चलेगा कि चेंज क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। आज मेरे साथ फ़ादिया हैं। फ़ादिया, आप अपने बारे में मुझे कुछ बताएँ कि अपना बचपन आपका कैसा गुज़रा, आपकी फ़ैमिली और अपने पाकिस्तान के बारे में कुछ डिस्कस करो मेरे साथ। ज़रूर, ज़रूर रुक़ैया, बहुत शुक्रिया इतना प्यारा इंट्रोडक्शन का आपने कराया मेरा। बचपन मेरा बड़ा ऑर्डिनरी सा था। हम लोग 5 बहन-भाई हैं और मैं जद्दे में पैदा हुई, मैं और मेरा छोटा भाई जद्दे में पैदा हुए, बाकी 3 बड़े थे, उससे पहले वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और हमारे अब्बू सऊदी एयरलाइंस में थे, तो 24 साल हम लोग सऊदी अरब में ही बल्कि रहे। स्कूलिंग शुरू की जद्दे ही की थी, लेकिन 1 साल ऐसा आया कि हम चारों के चारों फेल हो गए। हमारी वालिदा ने डिसाइड किया कि ये यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, मुझे पाकिस्तान मूव होना है, तो फिर हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। तो ये बताओ सबको कि आप मुझसे कैसे मिले और हमारी जो दोस्ती और उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ? आई थिंक 10 साल हो गए हमारी दोस्ती को। यकीनन हो गए हैं, और मुझे अभी भी याद है पहली मुलाकात हमारी हुई थी हमारे कॉमन फ्रेंड्स से, उनके घर ईद की दावत थी, मेरे ईद की ख्याल है दावत थी, बिल्कुल। ईद की दावत थी, और उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये लोग अभी शिफ्ट हुए हैं कतर से, और बिल्कुल आप लोगों एहसन से भी मुलाकात हुई थी। एहसन सही। उस वक्त थे सामने, और उस वक्त तक मैं, मेरा ख्याल है एसएफएस सपोर्ट ग्रुप जो था स्टार्ट कर चुकी थी। लेकिन वो ऐसा स्टार्ट था कि बस वो फेसबुक का एक ग्रुप बना था और उसपे कोई मेंबर्स नहीं थे, अभी किसी को पता नहीं था कि एक ग्रुप चला है इस तरह का। तो मैंने सही। मेरा ख्याल है आपको इंट्रोड्यूस कराया कि ये इस तरह मैंने एक स्टार्ट किया है ग्रुप, और सबसे पहले फर्स्ट मेंबर्स जो बने थे वो आप लोग थे, सही। और सही बात। जबरदस्त एक्सपीरियंस। तो अब ये बताओ कि उमर भाई से कैसे मुलाकात हुई, और ने मतलब ये कि माशाल्लाह फिर शादी अरेंज थी, क्या हुआ, और फिर बच्चों के बारे में भी बताओ अपने। शादी हमारी 1999 में हुई, फरवरी में, और उससे पहले हम बिल्कुल एक दूसरे को कोई नहीं जानते थे। बच्चों के बारे में बताओ, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हैं? 2 बच्चे हमारे, बड़ा वाला 2000 में पैदा हुआ, अगले साल शादी के 1 साल बाद, और अब माशाल्लाह वो 20 साल का है, और शहरयार नाम है उनका। और छोटे वाले जो थे वो उनके साथ तकरीबन 7 साल के बाद पैदा हुए, 13 साल के, अभी इस वक्त 13.5 के शायान, और बस 2 बच्चे ही हैं। 2 बच्चे। सो अब शायान के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि जब शायान बॉर्न हुए और आपको उनके बारे में पता चला कि शायान जो है वो तो थोड़ा डिफरेंटली एबल्ड बच्चा आया है जिंदगी में, तो क्या रिएक्शन था? जी, शायान एक्चुअली बड़े शहरयार के बड़े अरमानों, बल्कि बड़ी ख्वाहिश के बाद आए हैं दुनिया में, कि उनको चाहिए था एक छोटा भाई, भाई या बहन जो भी, मतलब तो खैर वो जब अच्छा, उस जमाने में हमारे मियाँ जो थे वो मर्चेंट नेवी में हुआ करते थे, तो वो 7-7 6-6 महीने के लिए चले जाते थे। तो बल्कि इससे पहले का अगर थोड़ा रुकैया मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये कड़ियां होती हैं जो अल्लाह ताला ने ना जोड़ी हुई, और वो हमें बहुत बाद में नजर आती हैं, किस तरह से लिंक्स थे सब कुछ बने हुए। शहरयार उस वक्त होगा 5-6 साल का, 5 का ही होगा, 4-5 साल का। तो मैं बैठ के एक दिन सोच रही थी कि कितना अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है मुसलमानों से, तो क्या ये काफी है मेरे लिए? मैं अपनी जिंदगी का सोच रही थी कि क्या ये मेरी जिंदगी के लिए काफी होगा कि मैं अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। मतलब मेरे मियाँ जो है बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं, डॉलर्स में कमाते थे, तो जाहिर उसको कन्वर्ट करके तो लगता था बड़े आरामदेह जिंदगी है। बस एक मुश्किल ये थी कि होते नहीं थे काफी टाइम के लिए, लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था। और बच्चा पाल रही हूँ, मियाँ का ख्याल रख रही हूँ, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं रिश्तेदारों से, तो क्या ये काफी है जन्नत में जाने के लिए? टू गुड टू बी ट्रू जिसे कहते हैं ना, वो लगता था कि ये तो बड़ी आसान जिंदगी है, इसको जन्नत मिल जाएगी। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि जब शायान पैदा हुआ तो शायद वो अल्लाह ताला ने मुझे जवाब दिया उसका ना, ये जो मैं सोचा करती थी
तो हुआ ये कि उमर 2 महीने पहले पहुंच गया, उसके बाद उनके दिमाग में आया कि मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ देनी है, मुझसे अब नहीं होता। वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड टाइप के हैं, तो उनको फैमिली बहुत मिस करते थे, तो उनको लगता था कि इनके लिए जॉब नहीं है। तो वो खैर सर्च में लगे रहे। शायान के, अच्छा इस वक्त तक हमें पता नहीं था कि शायान के साथ क्या, किस डिसेबिलिटीज के साथ पैदा होने वाला है हमारा बच्चा। अल्ट्रासाउंड हुए, बल्कि मेरा एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता था, आखिरी के 2 महीने में पता चला था, तो मुझे ड्रिप्स लगती थी और अल्ट्रासाउंड के लिए भेजती थी मेरी डॉक्टर के, वो जो 4D अल्ट्रासाउंड जो बड़ा वाला होता है, वो आप 7 मंथ के बाद जो होते हैं, मेरे 5 हुए। और पांचों के पांचों में को किसी भी अल्ट्रासाउंड में उसकी पोजीशन बच्चे की हमेशा ऐसी अल्लाह ताला कर देते थे कि ना उसके हाथ नजर आए, ना उसका कुछ ऐसा नजर नहीं आया जो कि अगर नजर आ जाता तो हम पता नहीं किस कर्ब से गुजरते। अल्लाह ताला ने छुपा लिया सब कुछ ना। तो आने के 5 शायान की दुनिया में आने से 5 दिन पहले उमर को इस्लामाबाद में जॉब मिल गई। तो जॉब मतलब ये क्या, उन्होंने वो अल्लाह ताला ने जैसे वादा किया है कि रिस्क बच्चे का साथ आता है, तो वो उसके साथ जोड़ दिया। और चूंकि उसको जाहिर है अब इस सिचुएशन में आना था, अल्लाह ने ये भी प्लान किया था कि बाप की जरूरत भी पड़ेगी और माँ दोनों सपोर्ट। मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए थी और उनको मेरी चाहिए थी यकीनन। तो बस दिसंबर 2006 में शायान साहब पैदा हुए और सुबह सुबह डॉक्टर ने प्लान थी, क्योंकि मेरा एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता था, डॉक्टर ने कहा हम वेट नहीं करेंगे, 37 वीक्स पे हम डिलीवर कर देंगे, तो आप मंडे को आ जाइएगा, विच वाज 11th of December, और हम डिलीवर कर देंगे। सिजेरियन ही डिसाइड हुआ था क्योंकि बच्चा ब्रीच था, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली थी। तो सुबह सुबह पहुंच गए, 10 बजे के करीब वो अंदर ले गई और उसके बाद मैं तो बेहोश ही थी, मतलब इतना मुझे याद है कि वो उनको मुझे पूछ रही थी डॉक्टर्स के आपने कोई एंटीबायोटिक्स तो नहीं ली थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या कोई ऐसी चीज जिससे कि कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है, लेकिन मुझे वो डायरेक्ट पूछ नहीं रही थी, इनडायरेक्ट पूछ रही थी। तो मुझे फिर शक हुआ, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चे में? तो कहने लगी नहीं। अच्छा इतनी देर में वो भी, उसको भी बुला लिया था जो होता है ना पीडियाट्रिशियन, अच्छा वो भी उसी कमरे में खड़ी थी थिएटर में, और वो मुझसे वही बातें कर रही थी बल्कि। तो मैंने कहा कोई बच्चे में कोई प्रॉब्लम है? तो उसने कहा नहीं, बच्चे के हाथ वीक हैं। तो उस पे मुझे ना हंसी आई, क्योंकि मेरा बड़ा वाला शहरयार जो है वो बहुत पतला दुबला ही पैदा हुआ था और अभी भी दुबला पतला ही है। तो मैं समझी दुबला पतला कहना चाह रही है ना, हाथ दुबले दुबले हैं शायद उसके। तो मैंने कहा नहीं वो मेरा बड़ा बेटा भी ऐसे ही था। तो फिर मुझे नहीं याद क्या हुआ, फिर उनको दोबारा से सुला दिया था। अच्छा। फिर बाहर अब कमरे में लाया गया, कुछ नहीं बताया। मुझे ये तो जरूर नजर आ रहा था कि हर एक परेशान था, मेरी अम्मी, मेरी बहन थी एक वहां पे उस वक्त, और उमर की शक्ल में भी मतलब वो जाहिर हो रहा था कि बहुत सीरियस कोई परेशानी है, रो के बैठी। लेकिन डर के मारे मैं खुद भी नहीं पूछ रही थी कि पता नहीं क्या बताने वाले हैं ना, तो मैं चुप ही रही, मैंने नहीं पूछा। फिर शाम को जाके फिर उमर ने थोड़ा थोड़ा बताया कि बच्चे के साथ थोड़ा सा इशू हुआ है। तो मैंने कहा क्या इशू है? तो कहने लगे हाथ नहीं है उसके। मैंने कहा, मैंने फिर इशारे से कहा, मैंने कहा इधर से? तो कहते हैं नहीं। तो कहते हैं इसके बाजू तक तो है, बाजू के बाद नहीं है कुछ ना। तो इस तरह से फिर बताया उन्होंने। तो ये पहला आपका जो रिएक्शन था उसकी तरफ ये था। तो कैसा लगा जब सुना ये सब चीजें? ऑब्वियसली हम लोग इन सब चीजों के लिए तो रेडी नहीं होते, अल्लाह की कुदरत होती है, लेकिन फिर कैसे आप, मतलब कैसे उस पर रिएक्ट किया आपने? मेरा ख्याल है रुकैया, अल्लाह की बड़ी शान है अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ने ना मुझे, चूंकि एकदम से शौक नहीं देना चाह रहे थे अल्लाह ताला मुझे ना गलत फहमी में डाल दिया अल्लाह ने। गलत फहमी ये कि मैं दिमाग में ये आना शुरू हो गया कि अच्छा कोई बात नहीं, हाथ नहीं है तो क्या हुआ। मेरा दिमाग में ये था सारा हर ऑर्गन जो है ना ट्रांसप्लांट हो जाता है, नो बिग डील, अभी ट्रांसप्लांट हो जाता। तसल्ली में थी, बड़ी, यानी कि इतनी तसल्ली थी कि जो डॉक्टर थी मेरी, वो उसने अगले दिन ना उसको भी बुला लिया जो अल्ट्रासाउंड करता था मेरा, क्लिनिक थी, वो अपने क्लिनिक से छोड़ के आया और मुंह लटका के बेचारा मेरे सामने खड़ा रहा ना, मतलब काफी अफसोस में और दुख में। डॉक्टर भी बड़ी तकलीफ में थी और मैं उसको देख के कह रही हूँ कि आपका तो कसूर नहीं है कि इसके हाथ नहीं है, आपने तो सिर्फ देखा नहीं। तो मैंने आपको बस वो जो भी तसल्लियां थी ना वो देती रहती थी, कहती थी नहीं ये कुछ ना कुछ हो जाएगा।
मैं रोई नहीं, मैंने कहा नहीं मैं रोऊंगी नहीं, मैं एक दफा रो ली ना फिर मैं इतनी कमजोर पड़ूंगी, मैं रुका ही हुआ कि हाँ मैं रोई, 3-4 दिन के बाद रोई, और मैं इस उसको सोच के रोई, ख्याल को बैठे बैठे रात के 3 बजे मुझे ख्याल आया कि मेरा बेटा चलेगा कैसे जब उसको जिसके अल्लाह ने हाथ नहीं दिए, तो बच्चा तो उंगली पकड़ के चलता है, ऐसा कि मेरे बड़े बेटे ने सीखा था चलना, तो ये चलेगा कैसे, तो बस उस ख्याल पे मैं बड़ा रोना शुरू हो गई थी ना, तो फिर उसके बाद खैर आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कोई 5 महीने तक मुझे ये हुआ। मैंने उस जमाने में दुआएं बहुत मांगी अल्लाह से, सिर्फ सबर की मांगती थी मैं, सबर और एक्सेप्टेंस, अल्लाह मुझे सबर दे दे और अल्लाह मुझे एक्सेप्टेंस दे दे कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं ऐसी ना। उमर जो है हमारे मियाँ, उनको बहुत टाइम लगा था, कोई 1.25 साल तकरीबन लगा था, और वो अक्सर बस उसका जिक्र करते थे या उसको देखते थे तो उनकी आंखों में आंसू। फिर आखिर में मैंने ना इनको तकरीबन डांटने के स्टाइल में कहा था कि उमर बस करें, बहुत हो गया, मतलब मूव ऑन। तो बाकी मुझे ये बताओ कि रवैये, जैसे आप मार्केट्स में जाते थे, फैमिली के रवैये, वो आपको कैसे मिले, या आपने कैसा उसको डील किया, या उसको शायद को कैसे सिखाया कि डील कैसे करना है? फैमिली में भी हम मिलते हैं, दोस्तों में भी मिलते हैं, तो वो सब कैसे डील किया? मेरा ख्याल है शुरू का टाइम जो था ना, जब पैदाइश के बाद का समझे 1-1.5 साल, ज्यादा हम खुद कॉन्शियस होते थे कि हम इसको, ये दिसंबर में पैदा हुआ था इस्लामाबाद में, तो सोचे 3 महीने तो हमने इसको ऐसी फुल स्लीव स्वेटर्स कंबल में लपेटना, ऐसा रखा कि किसी को नजर ना आए। सही। मुझे याद है कुछ हफ्तों का था, तो हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, वो देखने आई ना बच्चे को, तो उनको भी नहीं, हम बताते नहीं थे ज्यादा किसी को ना, बहुत करीब, मैंने अपनी खाला को कई महीने के बाद बताया था कि इनको पता नहीं कैसा रिएक्ट करे ना, दुख में, ये नहीं कि कुछ नेगेटिव वे में, दुख होगा। तो खैर वो आई और वो देखने के लिए ना उन्होंने कंबल अलग किया, और उसकी हाथ की वो पाँव की पहले उंगलियां देखी ना, फिर मुझे मेरा हलक में आ गया दिल कि आप इसके हाथ खोलेंगी और कहीं मैंने हाथ की उंगलियां देखनी। सही सही। तो खैर उससे पहले मैंने उनको खुद ही बता दिया, मैंने कहा मुलज़्ज़ा बाजी इसके हाथ नहीं बने ना, तो मतलब मैं ही दुख में नहीं थी, और लोग भी सुन के बेइंतहा दुख में होते थे, यानी कि उनको भी समझ नहीं आता था कि कैसे हो गया ना। लेकिन जनरली खैर फैमिली में तो मैं नहीं कहूंगी कि बुरा कोई रिएक्शन था, सिवाय इसके कि हमदर्दी और अफसोस और दुख। वो बाहर जब लेके जाने लगे, और फिर वो अम्मी ने मिलके मेरी कहा कि फादिया, अगर आप समझती हो कि लंबी हसीने पहनाने से लोगों को लगेगा कि इसके हाथ हैं, तो ये गलत फहमी है, इसकी हसीने झूलती है, झूलती हसीने देख के हर एक को पता चल जाता है इसके हाथ नहीं। सही। तो फिर मैंने कहा अगर यही बात है, फिर हमने शॉर्ट स्लीव्स बनानी शुरू कर दी थी। दुकानों में जाती थी तो मुझे ऑकवर्ड सा जरा लगता है इस्लामाबाद में, कि लोग विस्पर करते थे एक दूसरे से ना, अपने मैंने दूसरे के पास जाके बता रहे हैं कि देखो इसके हाथ नहीं है। तो खैर एक आध दफा तो मैंने जाके पोलाइटली मैंने कहा आप इसके हाथों के बारे में पूछ रहे हैं, अगर तो मुझसे पूछ लें, अब बजाय आपस में आप खुसर पुसर करें, आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता सकती हूँ कि इसके हाथ नहीं है, अब नहीं बने, पैदाइशी नहीं है। एक दफा मैं जरा सा नाराज हुई थी, हम रेस्टोरेंट से खा के निकल रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान का सिर्फ एक चीज मुझे बहुत चुभती थी, मैं अब इस उम्र में जाके समझ आया कि बेचारों को शायद हमदर्दी करने का एक यही तरीका है पाकिस्तान में, शायद उनको बुरे सेंस में शायद ना करते हो, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि मेरे साथ भी एक नई एक्सपीरियंस था। वो आवाज जो निकालते हैं ना, इस आवाज से ना बस लगता था रुकैया कलेजा जो है ना, बस वो किसी ने ना खंजर घोंप दिया है इसमें ना, कि इतनी अफसोस की बात है कि दुनिया। अच्छा, मुझे गुस्सा ये आता था कि अगर आपको अफसोस हो रहा है ना, आप ये आवाज मुझे ना सुनाओ ना, ये नहीं कि वो जान के करते थे कि मैं सुनूं, और शायद वो ये दिखाना चाहते थे कि हमें बड़ी हमदर्दी है आपसे, लेकिन जाहिर है न्यू पेरेंट न्यू एक्सपीरियंस, आपको इतनी तकलीफ होती थी। तो रेस्टोरेंट से निकले, आखिरी टेबल पे जो हम गुजरे उसके पास से, तो यंग लड़के थे मिलके दोस्त, वो खाना खाने आए हुए थे, उनमें से किसी ने ऐसी आवाज निकाली, तो मेरे मियाँ तो बाहर निकल चुके थे, मैं वापस आई, पता नहीं वो अंदर से मेरे कहाँ से वो ताकत है, वरना मैं इग्नोर ही कर तुमसे। टॉलरेट नहीं हुआ, बहुत सा गुस्सा आया, मैं अंदर गई वापस, मैंने कहा आपको मेरे बच्चे को देख के बहुत अफसोस हुआ है ना, तो उन्होंने शायद सर हिलाया जी। तो मैंने कहा मैं इसकी माँ हूँ, अगर मुझे कोई तकलीफ नहीं है इसको साथ लेके जाने में, तो आपको क्या तकलीफ है? तो अब पता नहीं मुझे गुस्से में जो समझ आया मैंने उसको, लेकिन इतना मैंने उसको बावर करा दिया कि व्हाट यू डिड वाज अनअप्रोप्रिएट, यू शुड हैव डन इट।
ये सब चीज़ों से जब तुम डील कर रही थी और रवैयों से भी और चीज़ों से भी, तो आपस के आपके और उमर भाई के रिलेशंस कैसे चल रहे होते थे ड्यूरिंग दैट टाइम? और अब तक मैं पूछना चाहूँगी कि ऑब्वियसली इतने टाइम के बाद तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है हस्बैंड वाइफ की। सो कैसा ये आपका और उमर भाई का ड्यूरेशन कैसा रहा? मेरे ख्याल से शुरू में तो जैसा मैंने बताया ना, इससे ज्यादा टाइम लिया उन्होंने लेके चलने में। ऑफिस से आते में रोने लगते थे, मतलब मैं तो फिर बता रही हूँ 5 महीने के बाद, और अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी थी, अल्लाह ने वाकई उसकी दुआओं के बदले शायद सुन भी लिया था, तो मुझे सब्र दे दिया था। लेकिन उस वक्त मतलब एक हमदर्दी भी होती थी कि बेचारा बहुत ही तकलीफ में, जाहिर है इसका भी बच्चा है और पहला बच्चा इस तरह से जो खुद मतलब गोदों में उठा रहा है और वो समझ नहीं आ रहा कि उसको हैंडल कैसे करना है। यानी कि सोचो मैंने नहाया नहीं था अपने बच्चे को, मैं अम्मी को दे दी थी, अम्मी मुझे नहीं समझ आ रहा, ये गिर जाएगा ना, क्या कैसे पकड़ूंगी। तो उस सेंस में शायद उनको बहुत तकलीफ थी, तो वो बड़े रोते थे ना, तो वो लेकिन शुरू में हमदर्दी की मैंने, बाद में फिर मुझे गुस्सा आने लगा था कि ये कब तक चलेगा ऐसे ना, मतलब रोते रोते ही सारी जिंदगी गुजरेगी क्या। तो वहां पे आके फिर थोड़ा डांटा वाटा वो सब करके, लड़ाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि मैं थोड़ा हार्ड हो जाती थी उनके ऊपर ना, कि आप इस तरह ना बिहेव करें। लेकिन कभी इस तरह से हमारी, जैसे मैं सुनती हूँ बहुत सारे लोगों की सेपरेशन हो जाती हैं, बाप छोड़ के चले गए, वो चीज नहीं थी। वो तो बल्कि और स्ट्रांग हो गया बॉन्ड। एक ये वजह भी थी कि जॉब मिल गई थी, तो वो हमारे साथ ही थे, ये नहीं था कि बाहर चले जाते थे और फिर आते थे। और तो उन्होंने खुद पाला उस बच्चे को, और मेरा ख्याल है जब मैं कमजोर होती थी तो वो मुझे सपोर्ट करते थे, और जब वो कमजोर पड़ते थे तो मैं उनको ना, तो वो एक ऑटोमेटिक खुद ही से बन गया। हाँ, वो एक बड़ा अच्छा बॉन्ड बन गया आप लोगों का ना, जो कि एक्चुअली इस टाइम में जरूरत होती है एक फैमिली की। आई थिंक यही एक जरूरत होती है जब अल्लाह मियाँ ने आपको इससे गुजारना हो। सो आई थिंक सारी दुनिया की सपोर्ट एक तरफ, लेकिन हस्बैंड की सपोर्ट इस टाइम बहुत मैटर कर रही होती है। स्कूल्स वगैरह में कैसी एक्सेप्टेंस थी स्कूल्स में? स्कूल्स तो पाकिस्तान में मैंने पढ़ा नहीं इसने, क्योंकि हम लोग फिर बहरीन मूव हो गए थे जब ये 20 महीने का था। बहरीन जब आके हमने अप्लाई किया तो सबसे पहले हमने छोटी नर्सरी में डाल दिया था। उधर तो बड़े आसानी से उन्होंने देखा कि पाँवों से ये काम करता था, उसने फटाफट पाँव से गाड़ी उठाई और खेलना शुरू कर दिया, तो इट वॉज़न्ट अ प्रॉब्लम। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी स्कूलों के मुझे लिए नहीं लगता कि बाकी ग्रेड्स में भी उसको कोई इतनी बड़ी डिफिकल्टी नहीं आई। स्कूल्स में इन टर्म्स ऑफ बच्चे एक्सेप्ट करने के नियत से अगर आप पूछ रही हैं, तो बच्चों ने देखा जरूर, हैरान जरूर हुए, लेकिन किसी ने ना उसको बुली किया, ना धुतकारा, ना उसको एहसास दिलाया कि तुम कम हो या तुम्हारे अंदर कोई चीज कमी है या मिसिंग है। एक आध बच्चा कुछ उससे कोई डरता था, जो उसकी टीचर ने मुझे बताया, शायान ने कभी जिक्र नहीं किया। और मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने शायान को ना एक नेचर भी ऐसी दे दी है कि वो अपना ना खुद ही पूरा कर लेता है, यानी कि वो जैसे कहता है हिसाब किताब अपना पूरा खुद ही करता है। ब्रेव इनफ है। इन्वॉल्व नहीं करता। तो टीचर ने मुझे इसकी बताया कि ये एक बच्चा है, वो ब्रेक में आके शायान से ना रोज पूछता है कि वेयर आर योर हैंड्स। तो मैंने फिर उससे 3 दिन से गई थी, वो पूछ रहा है इससे ना, तो फिर और काफी लाउडली पूछता है ना, तो टीचर ने भी सुन लिया। तो टीचर को ऑकवर्ड लग रहा था कि बच्चा शायद फील कर रहा हो हमारा। मैंने उनको शायान से फिर पूछा घर आके, मैंने कहा कोई बच्चा पूछता है आपसे? बोला हाँ मामा, वो मेरे कान में चीखता है वेयर आर योर हैंड्स, वेयर आर योर हैंड्स। तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर तुम ना उसको क्या बताते हो? तो कहने लगा मैं उसको कहता आई वाज बोर्न लाइक दिस। तो वो फिर नेक्स्ट डे आ जाता है पूछने की। तो मैंने कहा बेटे उसको कुछ और बता दो, कोई ऐसी स्टोरी बता देना ना। तो फिर उसने अगले दिन जाके उस बच्चे को बड़े मजे की कहानी सुनाई कि I was swimming in the sea and the sharks came and they bit my arms off. कहते मामा उसके बाद वो बच्चा कभी नहीं आया। तो इससे मुझे ये फील हुआ कि बच्चों को ना लॉजिकल आंसर चाहिए होता है, यानी कि उनकी नजर में सारे बच्चे हाथ के साथ पैदा होते हैं, बगैर हाथों के उन्होंने कभी नहीं देखा, तो जरूर कुछ हुआ है इसके हाथों के साथ। सही तो उसको एक कहानी चाहिए थी जो उसको मिल गई, फिर वो खुश हो गया। सही। सो मुझे अब ये बताओ कि अब माशाल्लाह शायान क्या कह रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह इज वेरी इंटेलिजेंट बच्चा आपका, वो हमेशा मुतासिर करने वाला ही रहा है। तो अब आजकल क्या कर रहा है वो?
आजकल उसकी? पहले तो ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो क्लास 9 में जाने वाले हैं यहाँ पे माशाल्लाह, कनाडा में। क्लास 9 इज हाई स्कूल। हाई हाई स्कूल स्कूल शुरू शुरू हो हो रहा है। गया है, बिल्कुल। तो हाँ, बड़े एक्साइटेड है। पढ़ाई में अच्छा है और अपने मतलब के ज्यादा, जैसे उसको फिजिक्स बहुत पसंद है, मैथ्स पसंद है, वो खान एकेडमी की वीडियोस लगा के खुद ही देखते रहते हैं। अरे अपने माशाल्लाह, काफी लेवल फिजिक्स वगैरह में उन्होंने अपने आगे कर चले गए हैं। गुड। और बैन को फुटबॉल बहुत पसंद है खेलना, और टाइक्वांडो और स्विमिंग। तो काफी अरसे तक स्विमिंग करते रहे, काफी तेज और काफी जबरदस्त, और अपने पाँवों से करता है, हाथ की जरूरत नहीं पड़ती। और फुटबॉल जो था, क्योंकि अब भाग दौड़ नहीं सकता तो अब तो छोड़ दिए, लेकिन ये फुटबॉल बड़े अरसे उसने खेली है, और जाते भी थे, ट्रेनिंग सीखने भी जाते हैं। और टाइक्वांडो भी उसने कोई येलो बेल्ट ले ली थी और नेक्स्ट लेवल पे था, तो फिर हम कनाडा शिफ्ट हो गए तो छोड़ दी। और अब इस काबिल नहीं कि वो भी कर सके, लेकिन इंशाल्लाह उसके, वो कहता जरूर है, मामा मेरे दो मिशन हैं, फुटबॉल खेलनी है और टाइक्वांडो करना है। स्विमिंग तो अभी भी करता है, उसको तो फर्क नहीं, बल्कि उसके बैकबोन के लिए अच्छी है, लेकिन उसका अभी भी जज्बा है कि मैंने एक दिन ये करना है। अरे 2-3 तो अब चूंकि अब वो घर में बैठे हैं, तो हमने क्रोशे शुरू किया है, पाँव से करते हैं वो क्रोशे और वो कर रहे हैं पेंटिंग से। अभी इंटरेस्ट नहीं लिया है, लेकिन ये है, शौक है कि मैं ट्राई करूंगा। अच्छा, और वो वीडियो, वो PS4 जो है अपना, प्लेस्टेशन 4, वो खेलते रहते हैं बैठ के, वो भी पाँव, उसके जो कंट्रोलर्स हैं वो पाँव से इस्तेमाल। अब आ जाओ एसएफएस की तरफ। अब मुझे थोड़ा एसएफएस के बारे में बताओ कि कैसे शुरू हुआ, गोल्स क्या थे, क्या सोचा था, और कहाँ है आजकल एसएफएस? असल में जब जब मुझे चाहिए थी ना सपोर्ट, रुपया, और मेरे भाई ने बताया था सपोर्ट ग्रुप्स का, तो वो एक बीज था जो अंदर अल्लाह ने बोया।